दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर रेप होने पर कैंडल मार्च निकाले जाते हैं और एक शख्स के ह्यूमन ट्रैफिकर होने की अफवाह भर से उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। मैं यहाँ अपनी कंट्री को डिफेम बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज़ तो आपने खुद ने भी रियलाइज़ की होगी कि ऐसा होता है। बहरहाल, जब निर्भया केस हुआ तब हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, जब प्रियंका रेड्डी केस हुआ तब हमने कैंडल मार्च निकाले, और इन कैंडल मार्च से हासिल क्या हुआ ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि देश में पहला कैंडल मार्च कब निकाला गया था, किसके लिए निकाला गया था, वो भी रेप जैसे संगीन मामले में? आज की हमारी स्टोरी जो है उसका टॉपिक यही रहने वाला है। एक बेहद खूबसूरत होनहार लड़की की कहानी है ये, जिसे रेप करके मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक शख्स के एक तरफा प्यार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उस शख्स से बात करना, प्यार करना। लेकिन ये जो मेल ईगो होता है ना, बड़ी कुत्ती चीज़ होता है। अगर ये नहीं होता तो हमें एसिड अटैक्स या फिर वो जो ब्लेड से अटैक होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हमारे देश में। लेकिन क्या कीजिएगा, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ऐसी कहानी सुनकर ये ना सोचे कि दुनिया कैसे कैसे लोगों से भरी पड़ी है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं यहाँ जो इंसानियत का दामन पकड़े खड़े हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी, आज की सच्ची घटना एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि रईस रसूखदार, एक कॉलेज का स्टूडेंट, लेकिन साथ ही एक ऐसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार जो लड़की शुरुआत में जानती तक नहीं थी कि ये लड़का दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। और इस एक तरफा इश्क का क्या अंजाम होता है, ये उसकी कहानी है। तो कहानी है प्रियदर्शिनी मट्टू की, एक ऐसी लड़की जो कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली, शुरुआत की पढ़ाई श्रीनगर से ही करी इसने। तो ये लड़की अपनी आँखों में वकील बनने का सपना संजोए दिल्ली आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू करती है। और हम में से कई लोग हैं जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं। प्रियदर्शिनी भी उनमें से एक थी। तो दिल्ली में प्रियदर्शिनी का ठिकाना उसके अपने चाचा का घर था, जो कि वसंत विहार नाम के इलाके में था। अब प्रियदर्शिनी पढ़ने लिखने में होशियार, होनहार और एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होल्ड करती थी। अब चूंकि ऐसा होता है, कई बार होता है कि कॉलेज में कोई लड़की नहीं आती है, तो कॉलेज में तो कई सीनियर जो होते हैं वो कबीर सिंह मोड में आ जाते हैं। तो एक लड़का जिसका नाम संतोष सिंह, जिसके पिताजी दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पर, डीजीपी की जो पोस्ट है वो पुलिस की हायरार्की में नंबर 2 पर, यहाँ पर संतोष सिंह का दिल आ जाता है प्रियदर्शिनी मट्टू पर। अब जैसा कि कई केसेस में होता है कि लड़के मजनू की तरह लड़की के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, उन्हें स्टॉक करते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी तरह लड़की से बात हो जाए। तो संतोष सिंह भी कुछ एक्सेप्शन नहीं था इस चीज़ का। तो ये भी प्रियदर्शिनी मट्टू को स्टॉक करता, उसका पीछा करता और इसी ताक में लगा रहता कि किसी तरह प्रियदर्शिनी से रूबरू हुआ जाए, अपने दिल का हाल सुनाया जाए और एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी जाए, नींव रखी जाए। लेकिन जिस तरह ताली दो हाथ के बिना बज नहीं सकती, तो कुछ इसी तरह कोई रिश्ता बिना दोनों लोगों की आपसी रजामंदी के संभव नहीं, मुमकिन नहीं है। प्रियदर्शिनी जो कि पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और फ्यूचर पर फोकस थी, वो चुनती है इन चीज़ों से दूर रहना, एक बेहतर कल की दिशा में आगे बढ़ना और एक बेहतर ज़िंदगी जीना। लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा तो अक्सर होता नहीं है ना। तो संतोष सिंह ये अपनी उस ज़िद पर अड़ा रहता है कि उसको प्रियदर्शिनी मट्टू से फ्रेंडशिप करनी है, एज ए रिलेशनशिप में जाना है। तो वो प्रियदर्शिनी मट्टू का पीछा करना नहीं छोड़ता। प्रियदर्शिनी अपने घर वालों से बताती है कि इस तरह से संतोष सिंह नाम का कोई लड़का है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ है। और घर वालों की सलाह पर प्रियदर्शिनी मट्टू कई बार पुलिस स्टेशन में संतोष सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है और खुद की सिक्योरिटी के लिए डिमांड करती है। लेकिन चूंकि संतोष सिंह, जिसके पिता डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उसकी वजह से जो निचले स्तर के पुलिस वाले जो थे वो अपने आला अधिकारी के दबदबे में इस तरह का कोई फैसला ले नहीं पाते थे। और नतीजतन प्रियदर्शिनी मट्टू को कई बार अप्लाई करने के बाद भी एक सिक्योरिटी नहीं मिली। लेकिन जब बार बार अप्लाई करती रही प्रियदर्शिनी मट्टू, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम कर दिया गया। वो प्रियदर्शिनी मट्टू को कॉलेज तक जाने और कॉलेज से वापस घर आने के लिए उसकी मदद करता था, उसके साथ रहता था और इसे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता। इस बीच में संतोष सिंह को लगा कि प्रियदर्शिनी मट्टू उसके हाथ नहीं आने वाली है।
तो उसने प्रियदर्शनी मट्टू के खिलाफ एक केस दर्ज किया कि प्रियदर्शनी मट्टू एक टाइम पर 2-2 डिग्रियां ले रही है और वो फर्जीवाड़ा कर रही है देश के एजुकेशनल सिस्टम के साथ, एक साथ 2 डिग्रियां करके। लेकिन जब उसकी जांच बिठाई जाती है और नतीजा सामने आता है तो पता चलता है कि उसका जो ये एलिगेशंस था वो फॉल्स था, ऐसा कुछ था नहीं। अब सन आता है 1996। संतोष सिंह अपनी कोशिश कर करके हो चुका था परेशान। अब वो फाइनली जाता है। अब चूँकि प्रियदर्शनी मट्टू वसंत विहार में अपने चाचा के घर जाती थी, तो यहाँ पर संतोष सिंह को ये भी पता था कि प्रियदर्शनी कहाँ रहती है। अब जाहिर सी बात है, उसको जब पता है प्रियदर्शनी मट्टू कहाँ रहती है तो उसके पते पर पहुँच जाता है और घर में दाखिल होने की कोशिश करता है। और ये बात है 23 जनवरी 1996 की। तो वसंत विहार में जब ये प्रियदर्शनी के घर पहुंचता है तो प्रियदर्शनी का एक नौकर था जिसका नाम था वीरेंद्र प्रसाद। तो वीरेंद्र प्रसाद नाम का प्रियदर्शनी का नौकर, वो उसको अब चूँकि प्रियदर्शनी के साथ इतना कुछ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नौकर को भी पता होगा ही सही कि कहाँ दिक्कत आ रही है और कौन लड़का है जो इसके पीछे पड़ा हो। तो वीरेंद्र प्रसाद को इस चीज़ का अच्छा खासा आइडिया था कि संतोष सिंह कौन है, और जैसे ही संतोष सिंह आया वीरेंद्र सिंह उसको पहचान लेता है कि यही संतोष सिंह है। अब जैसे संतोष सिंह अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वीरेंद्र प्रसाद उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन संतोष सिंह कहता है कि मैंने प्रियदर्शनी को बहुत तंग किया है इतने सालों से, उसके खिलाफ मैंने एलिगेशंस भी लगाए, उसके पीछे पड़ा रहा, उसको बहुत परेशान किया है मैंने, तो मैं उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ और आज से मैं सब ख़त्म करने आया हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। तो ये सुन के वीरेंद्र प्रसाद है वो संतोष सिंह को अंदर जाने देता है कि ठीक है कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वीरेंद्र प्रसाद बाहर आ जाता है और संतोष सिंह अंदर बैठा रहता है, कुछ देर बात करता है, उसके हाथ में एक हेलमेट होता है, तो कुछ टाइम बाद वो प्रियदर्शनी के ऊपर हावी हो जाता है और उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। और चूँकि प्रियदर्शनी मट्टू एक बहुत बेहद खूबसूरत कश्मीरी लड़की, तो संतोष सिंह के मन में कहीं ये भी था कि शायद इसको अपने चेहरे का गुरूर है, तो वो अपने हेलमेट से 14 बार वार करता है प्रियदर्शनी मट्टू के चेहरे पर, ताकि उसका चेहरा इतना बिगड़ जाए कि वो पहचानने लायक नहीं रहे। और उसके बाद 14 वार करने के बाद संतोष सिंह एक वायर लेता है और वायर से प्रियदर्शनी मट्टू का गला घोंट देता है और प्रियदर्शनी मट्टू की वहीं मौत हो जाती है। अब जब वीरेंद्र प्रसाद घर में आकर देखता है, वो सब लोगों को इन्फॉर्म करता है, प्रियदर्शनी के माँ बाप को, उसके चाचा को, सब जगह इन्फॉर्म किया जाता है। और चूँकि जो क्रोनोलॉजी चली आ रही थी, संतोष सिंह पहले परेशान करता है, उसके बाद उसके खिलाफ एलिगेशन लगाता है, तो जाहिर सी बात है, सीधा शक जाता था कि संतोष सिंह ने ही ये कत्ल किया है। संतोष सिंह के खिलाफ FIR दायर हो जाती है। अब जब संतोष सिंह के खिलाफ FIR दायर हो जाती है, कोर्ट में पेश होता है, तब जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, DNA रिपोर्ट थी, हेलमेट था, वो भी बरामद किया जा चुका था। हेलमेट के ऊपर प्रियदर्शनी के ब्लड के निशान, और ये जो संतोष सिंह था इसके बाल, वीरेंद्र सिंह है उसकी गवाही, जो कि वही उस टाइम पर प्रेजेंट था, तो ये सब मिलकर ऐसे पुख्ता सबूत काम करते हैं। लेकिन जब हालांकि ये जो केस है ये CBI लड़ रही होती, क्योंकि DGP जो थे दिल्ली के वो संतोष सिंह के पिताजी थे। CBI जो होती है उसको एक केस दिया जा सकता है ताकि अनबायस्ड एक ट्रायल चले, फेयर हो, अनफेयरिटी जैसी कोई चीज़ ना हो, तो CBI ये केस लड़ रही होती है। लेकिन जब CBI अपना पक्ष रखती है कोर्ट में, तब कोर्ट ये कहती है कि DNA अवेलेबल है, गवाह अवेलेबल है, लेकिन हम जो DNA की जो प्रोसेस है वो उस तरह का प्रोसेस नहीं है, पुलिस या जो प्रोसेस होता है जो एक लीगल प्रोसेस, वैसा DNA सैंपल लेने का प्रोसेस नहीं है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से हम इसको किसी भी तरह की सज़ा नहीं दे सकते। हालांकि संतोष सिंह गुनहगार है, हम ये मानते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में संतोष सिंह को बरी कर दिया जाता है। तो एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कोर्ट को खुद को पता है कि जुर्म करने वाला संतोष सिंह है, उसको कोर्ट बाइज्जत बरी करती है। कोई फ़ाइन नहीं, कोई जेल नहीं, कोई फांसी नहीं, सीधा बरी। तो यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, और ये जो सेशन कोर्ट का फैसला आया था 1999 में आया था। अब जैसे 1999 में फैसला आता है, उसके बाद CBI हताश हो जाती है और फिर वो जाती है हाई कोर्ट, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर प्रियदर्शनी मट्टू को कोई इंसाफ दिला दिया जाए। और हाई कोर्ट में ये लोग अपील करते हैं सन 2000 में,
सन 2000 में अपील करते हैं, सन 2000 से 2001, 2, 3, 4, 5 और सन 2006 आ जाता है, लेकिन अभी तक इसकी एक बार भी हियरिंग नहीं होती है। इस दौरान क्या होता है कि एक दूसरा केस होता है जेसिका लाल मर्डर केस, जिसमें जेसिका लाल का मर्डर कर देता है मनु शर्मा नाम का एक पॉलिटिशियन का बेटा। तो उसकी हवा चल रही होती है, तो उसकी वजह से प्रियदर्शनी मट्टू का केस भी उछल पड़ता है, क्योंकि सिनेरियो दोनों में सेम थे। तो इसकी वजह से प्रियदर्शनी मट्टू का केस भी उछल पड़ता है और लोग पहली बार 2006 में प्रियदर्शनी मट्टू के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। और जब कैंडल मार्च निकलता है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, मीडिया और टीवी चैनल पर ट्रायल चलाना शुरू कर देते हैं संतोष सिंह के ऊपर, तो कोर्ट पर भी प्रेशर बनता है। तो हाई कोर्ट इस सिचुएशन को प्रायोरिटी बेसिस पर लेते हुए कहता है कि डे टू डे हियरिंग, रेगुलर बेसिस पे हियरिंग होगी और जितना जल्दी हो सके इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब सीबीआई अपना पक्ष रखती है, मनु शर्मा डिफेंस में खड़ा होता है, संतोष सिंह डिफेंस में खड़ा होता है और 42 डेज के अंदर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जो कि सेशन कोर्ट का जो फैसला था उन्हीं एविडेंस को वो मानते हुए कि डीएनए सैंपल मिलता है, हेलमेट बरामद हुआ था, संतोष सिंह के बाल बरामद हुए थे, वीरेंद्र प्रसाद उसकी गवाही, इन सब के बेसिस पर हाई कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाती है संतोष सिंह को। यहाँ पर संतोष सिंह की हवा ख़राब। अब संतोष सिंह इस फैसले को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है तो अब चूंकि यहाँ पर मैं बता दूँ कि हाई कोर्ट का जो फैसला था, उन्होंने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की श्रेणी में आता है, इसलिए हम संतोष सिंह को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो होती है 2010 में इस फैसले को बदलकर, फांसी के फैसले को बदलकर आजीवन कारावास के लिए इसको कन्वर्ट कर देती है और कहती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए हम संतोष सिंह की जो फांसी की सज़ा है उसको बदलकर उसको आजीवन कारावास की सज़ा दे रहे हैं। और इसके बाद जब सीबीआई से प्रियदर्शनी मट्टू के घर वालों ने अपील की कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से चैलेंज किया जाए, तो सीबीआई ने मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक संतोष सिंह जिंदा है तब तक उसकी सांसें कैद रहेगी जेल के अंदर, और हमें नहीं लगता कि अब इसके खिलाफ कोई अपील करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो केस है संतोष सिंह और प्रियदर्शनी मट्टू का क्लोज होता है। उसके बाद संतोष सिंह 2011-2012 में अपने एग्ज़ाम देने के लिए पैरोल पर बाहर निकलता है, 2018 में फिर पैरोल पर बाहर निकलता है। और हैरानी की बात यह है कि जब 1999 में संतोष सिंह को बरी कर दिया जाता है, उस बीच में वो शादी करता है। 1999 से 2006 के बीच संतोष सिंह शादी करता है, और चूँकि वो खुद LLB लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वकालत की पढ़ाई कर रहा था, तो वो खुद वकालत की प्रैक्टिस करता है, वो लोगों को न्याय दिलाता है। सो स्ट्रेंज। तो संतोष सिंह की जो सज़ा है आजीवन कारावास की, उसमें तो उसको पैरोल मिल गई, लेकिन प्रियदर्शनी मट्टू का क्या? उसके लिए तो कोई पैरोल की सुविधा भी मुहैया नहीं करवाई गई किसी। और यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जब ये केस हुआ था 1996 में, इसका फैसला आया 2010 में, जिसमें से कम 1996 से लेकर 1999 से लेकर 2006 तक 7 साल ये जो आदमी है संतोष सिंह, ये जेल की सलाखों के बाहर ही रहा, खुली हवा में सांस ले रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हमारे देश का जो कानून है उसको थोड़ा सख्त होने की ज़रूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद है चीज़ें सुधरेगी, उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतरी के लिए सुधरें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।